हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और इस सीरीज़ का हमारा मेन पर्पस ये है कि आप ये समझ पाएँ कि हाउ PYQs हेल्प यू क्रॉस द कट ऑफ क्वाइट कंफर्टेबली। और उसी सीरीज़ में हमने देखा कि किस तरह से PYQs के ऑप्शंस को रिपीट करके या थोड़े बहुत अल्टरेशंस करके अलग अलग सालों में एक ही सवाल के एक ही थीम के इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स के बारे में देखा था। और इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो वी हैव क्रिएटेड ए प्लेलिस्ट PYQs योर ओनली गाइडेंस टू प्रीलिम्स। ऐसा आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उससे पहले हमने 2024 के सारे सब्जेक्ट का सोर्स मीन्स PYQ से कैसे ये हेल्प करता है, आपको कैसे लिंक्ड है, उसके 2024 में सिर्फ हमारे पास साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बाकी हैं। तो जब हम कंसोलिडेटेड लेक्चर डालेंगे सारे सब्जेक्ट का, उसमें इन पार्ट्स को भी इंक्लूड कर देंगे। और उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे लेक्चर्स, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे वो लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं कि हाउ PYQs के ज़रिए से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे अगर पॉलिटी में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 14 आपको कहीं ना कहीं PYQs के हेल्प से ऑप्शंस एलिमिनेट करके या अलग अलग तरीके से उसके विश्लेषण से आप समझ सकते हैं। और उसी सीरीज़ को उसके बाद हमने थीमेटिक वाइज शुरू किया है। तो पॉलिटी में लास्ट लेक्चर में हमने जो 2011 से 24 तक का कवर किया पार्ट, दैट वाज शेड्यूल एंड प्रीएम्बल था। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो फंडामेंटल राइट होगा और 2011 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट वी विल एनालाइज कि कैसे आपको रिपीटेड थीम्स में एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और PYQ आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उसकी जगह पर आप कितना भी मॉक टेस्ट दे लें, अलग अलग रिसोर्सेज को रेफ़र कर लें, उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालिसिस करना। दैट बीइंग सेड, आइए हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हाउ PYQ हेल्प्स। अच्छा, कुछ बेसिक ये कि ये जो 11/33 है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2011 और ये सारा सेट ए का है ना। क्वेश्चन नंबर था 33, तो आप ये याद रखिएगा। उसी तरह से ये 2017 का 97 नंबर क्वेश्चन था सेट ए में। सो इफ़ यू वांट टू हैव ए लुक कि डायरेक्ट आप सोर्स पे भी रेफर कर लें तो ये रेफरेंस मैंने इसीलिए डाल दिया है। 2011 का 33 नंबर में कह रहा है, इन इंडिया इफ़ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इंटाइटल्ड टू। कि अगर रिलीजियस माइनॉरिटी आपको पहचान लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कम्युनिटी को फॉर दैट मैटर पहचान लेती है, तो उसे किस तरह के एडवांटेजेस मिलने लगेंगे। फर्स्ट वन इज़ कि ये इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देगा एक रिप्रेजेंटेटिव को इस कम्युनिटी के लोकसभा में। तीसरा कह रहा है इट कैन डेराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो रेदर देन जस्ट सॉल्विंग इट, आपको फोकस होना चाहिए कि हाउ वी एनालाइज द क्वेश्चन। और एनालिसिस के पीछे इतना टाइम क्यों देना है कि वंस यू एनालाइज दिस ऑप्शंस और द क्वेश्चंस प्रॉपरली, तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग सालों में हर बार कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको हेल्प करता है रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। जैसे पहले में देखिए, कह रहा है इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक जब आप पढ़ते हैं तो वी नो कि आर्टिकल 2030 हमें बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, और इसमें भी आर्टिकल 30 ये बात करता है आपके राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ किस बारे में, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये अपना एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। 29 और 30 इसके बारे में ये पूछ लिया गया है ऑप्शन 1 में। तो आप जब क्लासिफिकेशन देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का, जब आप कैटेगरी देखेंगे और किस सेक्शन में आता है, तो आपको ब्रॉडली एक आइडिया अपने दिमाग में ऐसे भी जब आप पढ़ते हैं तो होना चाहिए या होता है कि राइट टू इक्वालिटी जब कवर होता है तो ये 14 से 18 की बात होती है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आप देखेंगे भी फर्दर क्वेश्चंस में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आपका आर्टिकल 23 और 24। जैसे ही आप इस ऑप्शन में आते हैं कि इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 29 और 30 की बात कर रहा है। और हमें फिर ये पता है कि 30 में आर्टिकल 30 में ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है माइनॉरिटीज़ को।
फिर आप देखेंगे कि माइनॉरिटी जब बात हो रही है तो फिर हम ये जानेंगे कि वेदर माइनॉरिटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड और माइनॉरिटीज़ इज़ मेंशन्ड, कि कौन कौन सा माइनॉरिटी होगा। तो हम ये जानेंगे कि माइनॉरिटी को संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि हु आर माइनॉरिटीज़ ये। तो इसके इर्द गिर्द जो भी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको पता, तो आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में एक होलिस्टिक ब्रॉडर चीज़ें जान लेनी। और अभी हम आंसर्स नहीं सॉल्व करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है, वंस वी एनालाइज द क्वेश्चंस फेयरली, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्रोच करना है और हमने अपनी बुक में कैसे इसका एनालिसिस किया है। अभी हमारा पर्पस है कि बस आप क्वेश्चंस देखें कि किस तरह सम थीम्स के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए 2017 के 8 नंबर सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। राइट्स क्या है? जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो ये राइट्स उससे पहले पता होना चाहिए कि राइट्स है क्या। अब राइट्स में ही कोर होता है फंडामेंटल, जो कि बुनियादी है। अगेन इसमें से आपको राइट्स के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक 2017 के 8 में। जब आप देखेंगे राइट्स आर क्लेम्ड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि प्रिविलेज है। तीसरा कह रहा है कि क्लेम है किसके अगेंस्ट, स्टेट के। चौथा कह रहा है राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ ए फ्यू सिटीजन्स, कुछ लोगों का है मैनी के खिलाफ। तो इसमें एक चीज़ आप और देखेंगे कि स्टेट पर फोकस किया गया है। जब आप राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यू कम टू नो स्टेट के बारे में, और इसी स्टेट के बारे में अगेन 2021 में पूछ लिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। ये जो कह रहा है व्हेन वी एनालाइज वी कम टू नो की ऑप्शन ये सही होगा। राइट्स क्लेम होता है सिटीजन्स के, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ, क्योंकि स्टेट मनमानी नहीं कर सकती। जो मिनिमम फंडामेंटल राइट्स हैं इंसान होने के एतबार से जो आपको मिलता है राइट्स, दैट स्टेट कैन नॉट इनक्रोच। तो यहाँ पर एक आ रहा है कि बार बार स्टेट स्टेट आ रहा है ना, कि एक्चुअली फिर आपसे पूछ लिया गया है कि आप ये बता दें कि चलिए आप स्टेट से क्या समझते हैं। राइट्स क्लेम तो है स्टेट के अगेंस्ट। 2021 में दिस स्टेट इज आस्क्ड व्हाट इज स्टेट। तो जब आपको स्टेट पता होगा तभी आप राइट समझ सकते हैं ना। सो वी विल सी कि हाउ क्वेश्चंस आर इंटरलिंक्ड। तो 2017 के 8 का अगर आप एनालिसिस करते तो आप 2021 का देखेंगे, इफ़ यू अपेयर फॉर दैट ईयर, तो आपको वो यहाँ से एक हिंट मिलता है। नेक्स्ट देखिए 2017 के 97 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये देखिए हाउ PYQ हेल्प्स, जो हम बार बार बात करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन सा इनविसेस्ड है। तो हम पहले जब एनालिसिस किया हमने 2011 के 33 को, देन वी लर्न कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बात करता है ये 29 और 30 में। तो जब ये 29-30 में माइनॉरिटीज़ की बात करता है तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर सकता। सेपरेशन भी है ना, हमने देखा कि ब्रॉडर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम रिलीजन, इस तरह से एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। तो जब हम प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात करते हैं तो दिस कम्स अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो हमने जस्ट इसके एनालिसिस से ये सीखा है। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3। जब 3 हम एलिमिनेट करेंगे तो दिस 3 इज़ एलिमिनेटेड, और 1 और 4 तो ऑलरेडी दोनों में है ही। सो 1 एंड 4 यहाँ के बारे में अब हमें देखना ही नहीं है। जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑप्शन नंबर 2, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और हमें पता है कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है अगर अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो। सो दिस कम्स अंडर पहला वाला पार्ट, इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में, उस पर भी ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 17 इसकी बात करता है। सो दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, राइट टू इक्वालिटी। सो 2 भी नहीं हो सकता। सो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन 2 एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ द राइट आंसर, दैट इज C 1 एंड 4। यहाँ पर आपसे पूछ लिया था ना कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। दिस कम्स अंडर एजुकेशन और कल्चरल राइट्स के बारे में, जो कि माइनॉरिटी की बात कर रहा है। अब ये माइनॉरिटी की बात कर रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड दस वी गेट द राइट आंसर। फिर देखिए राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। अब ये राइट टू प्राइवेसी जब से पुट्टास्वामी केस का जजमेंट आया वर्डिक्ट 2018 में, तब से हर साल ऑलमोस्ट राइट टू प्राइवेसी हैज़ बिन आस्क्ड। अब राइट टू प्राइवेसी आप एक बार एनालिसिस कर लेते हैं अगर, जो कि 2018 के 92 में पूछा था कि व्हाट राइट टू प्राइवेसी इज़। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट। अब इस राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 21 एज ए गिफ्ट समझिए एस्पिरेंट्स को हर साल देता ही गया है। वी शैल सी कि हाउ फ्रिक्वेंटली इट इज आस्क्ड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। अपनी पसंद की शादी।
ये अगेन उसी का पार्ट हो गया। अगर आप ऐसे भी एनालाइज करेंगे दिस आर्टिकल 29, ये तो पार्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का। सो नहीं कल्चर में आता है और वो भी स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो ना ही माइनॉरिटी के कल्चर का हिस्सा है शादी। शादी एक ब्रॉडर बात कर रही है ना, हर इंडिविजुअल सिटीजन के बारे में कि ये कौन से राइट का हिस्सा है, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस ऑन चॉइस। उसी तरह से आप देखेंगे ये 25 से 28, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन वी कम टू दिस आर्टिकल नंबर 19 से आपको 22, ये बात करता है राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ इट इज आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21, सो भी कब एग्जाम के प्रेशर में, बिकॉज दिस टू बोथ आर पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। अरे एनालिसिस का पर्पस ही यही है ना कि इसके आप ब्रॉडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानें कि ये किस बारे में बात करता है। अब जब राइट टू प्राइवेसी वाली जजमेंट आई, वर्डिक्ट जब आया, और इसने और किन डायमेंशन को खोला, और आर्टिकल 21 वेदर इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, तो लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मायने है, ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है। जैसे 18 के 92 में भी जो ये दिया था ना, आर्टिकल 14 है या 17 है या 24 है। अगेन 17 को भी आप देखेंगे तो 17 इट इज़ आस्क्ड, पहले हमने देखा कि अनटचेबिलिटी वाला इससे प्रीवियसली पूछा जा चुका है। सो दिस पर्टेन्स टू व्हाट, अनटचेबिलिटी वायलेशन है आपके राइट टू इक्वालिटी का। दिस आर्टिकल 19 एंड 21 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 ये बात करता है 6 राइट्स जो कि फ्रीडम से रिलेटेड हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, लेकिन राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस ऑन चॉइस ये आपका पार्ट नहीं है। सो ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं तो वी लर्न के ये आपका पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये पार्ट है कल्चरल राइट का, ये राइट टू फ्रीडम का है। बट 19 आपका 6 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, इसकी बात करता है। इन दैट वे टू हम अप्रोच कर सकते हैं कि ये आर्टिकल 21 ही होगा। बट व्हेन यू एनालाइज तो आप ये जाने कि जो राइट आंसर तो है 21, लेकिन आर्टिकल 19 क्या बात करता है, 25 क्या बात करता है और 29 क्या बात करता है। इस तरह से आप डिटेल्ड ऑप्शंस को एनालाइज करें। अगेन देखिए 2020 के 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब 2020 का ये सवाल देखिए 4था नंबर, और 2017 का देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। क्या डायरेक्ट ऑप्शन 2 को नहीं पूछ लिया आपसे उठा के? इसमें कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक ऑप्शन दे दिया था। तो व्हेन वी एनालाइज हम जानते हैं कि ये आपका सीधा सीधा वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, और ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है। अब उसी सवाल को यहाँ पे पूछ लिया गया है कि अगर अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करता है तो फंडामेंटल राइट्स के कौन से पार्ट को वायलेट करता है। सो बेसिकली दिस बोथ आर द सेम एंड द वन क्वेश्चन, बस वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया गया था, उसी का यहाँ पर डिटेल्ड आपको उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। ये तो लोग फंडामेंटल राइट्स को वैसे भी कुछ पार्ट है पॉलिटी का जिसे लोग काफ़ी इनसाइड आउट पढ़ते हैं, तो मे बी कि आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर लें। बट हम देख रहे हैं कि हर एक सेक्शन में, बी इट ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, हर किसी में हमने आपको एविडेंस के साथ दिखाया है कि कैसे उसका ही एनालिसिस करके कैसे आप अपने स्कोर को कंफर्टेबली कट ऑफ के पार ले जा सकते हैं। अगेन देखिए राइट टू प्राइवेसी एज वी डिस्कस्ड कि पुट्टा स्वामी केस के बाद यानी 2018 के वर्डिक्ट के बाद हमने देख लिया पहले भी कि इट इज़ डायरेक्ट आर्टिकल 21, लेकिन अगेन 15 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या। राइट्स की बात इसलिए भी की जाती है कि टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट सरकारें हमेशा से इंक्रोच करती है सिटीज़न के राइट के बारे में, और उसमें पुट्टा स्वामी केस बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट था। तो ये जब से पुट्टा स्वामी जजमेंट आया है राइट टू प्राइवेसी देखिए डायरेक्टली उठा के फिर यहाँ से 2018 के बाद फिर ये पूछ दिया गया मैरी ए पर्सन ऑफ वंस ऑन चॉइस, ये भी पूछ लिया गया था। फिर देखिए ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी 14, 28, 32 और 44 हम देखेंगे जब हम एनालाइज करेंगे ऑप्शंस को, क्वेश्चन को, तो अप्रोच कैसे करना है। अभी हमारा पॉइंट ये है कि वी मेक श्योर कि आप ये समझ पाएँ कि PYQs से जो है ना आपका काफ़ी समस्या का निदान पाया जा सकता है। अब ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, जब हम 2017 का एनालाइज कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, तब हमने देखा कि ये हमें पता लगा कि राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। उसी को 4 साल बाद पूछ लिया गया है कि राइट्स क्लेम तो है स्टेट के अगेंस्ट, चलिए अब आप ये बता दीजिए कि स्टेट क्या है।
इसमें से आपको स्टेट के बारे में जानना है। अगर आप अगेन 2017 के ही स्टेट में या फंडामेंटल राइट्स को जब आप जान रहे हैं तब आप स्टेट्स के बारे में अगर जान लें तो दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू, कि कुछ कुछ तो डिफाइन होगा ना कि ये चीज़ें अगर होंगी, इन कंडीशंस को अगर कोई पूरा करता है तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेट। और जब स्टेट ही नहीं होगा तो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वो भी किसके अगेंस्ट एक्सरसाइज की जाएंगी। उसके बाद कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया का स्टेटस क्या है, 2021 में पूछा गया है। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ राइट्स वाला है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको राइट हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को करार रखा गया है। बस इसे पार्ट 3 से हटा दिया गया है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये देखिए साल 2023 का 34 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, जब हम एनालाइज करेंगे देन वी शैल लर्न। ऑलराइट, फिर ये 2023 का 40 नंबर क्वेश्चन, इट इज आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये आपका पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का। इसमें भी आर्टिकल 16 का विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब कह रहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन तो देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रहे तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। एंड देन इट इज सेइंग कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो दिस वाज नॉट द डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एनालाइज करना था इस वाले क्वेश्चन में। इसका हम देखेंगे एनालिसिस जब हम अभी ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तब। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए साल 2024 के 76 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। फिर से घूम के आपको राइट टू प्राइवेसी आ गया। हमने 3-4 सवाल अभी तक देख चुके 2018 में, 20 में, 21 में कि दिस राइट टू प्राइवेसी डायरेक्टली आर्टिकल 21 की बात करता है। सो दिस 3 आर ऑफ नो यूज़। एंड देन 2024 का 83 नंबर क्वेश्चन, अ रिट of prohibition is an order issued by the Supreme Court of India too। तो व्हेन यू एनालाइज PYQs तो एक तो तरीका है कि आप ये जान लें कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है और कोर्ट इसे कब इशू करती है। जब आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो आप जब रिट आया, पूछा गया आपसे 2024 में, तो अपकमिंग 10 साल के प्रीलिम्स के लिए आप रिट का सारा डिटेल जान लें। मतलब ये है कि आप उसे प्रिपेयर करके जाएं। से रिट्स होते क्या हैं, कौन इशू कर सकता है, वेदर लोअर कोर्ट इशू कर सकती है कि नहीं, यानी डिस्ट्रिक्ट और उससे लोअर कोर्ट्स। उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए है, इसमें कितने तरह के रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस क्या है, मेंडेबस क्या है, सर्टियरी क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, कौन सा प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, कौन सा सिर्फ कोर्ट टू कोर्ट होता है, जुडिशियरी को करती है हायर जुडिशियरी रिट इशू। तो इस तरह का डिटेल। अच्छा, जैसे ये प्राइवेट में हम देखेंगे कि सिर्फ हेबियस कॉर्पस है जो कि प्राइवेट बॉडी को भी इशू किया जा सकता है। तो कभी आपसे घुमा के ये भी पूछ लेगा कि वेदर इट कैन बी इशूड टू प्राइवेट बॉडीज और नॉट। तो रिट के बारे में जब सवाल आया, दैट मीन्स इन ऑप्शंस को आप एनालाइज करिए। लोअर कोर्ट जैसे प्रोहिबिट करती है कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग ऑफ ए केस। तो PYQs के एनालिसिस का मतलब भी ये है कि जो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन ऑप्शंस के अराउंड जो भी डेटाज या इंफॉर्मेशंस बनते हैं वो आप तैयार करें। सो दैट हमने देखा डायरेक्टली जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या अनटचेबिलिटी या राइट टू प्रॉपर्टी, इस तरह के पार्ट्स अलग अलग पूछे गए हैं डायरेक्ट 1 लाइन में। इस सवाल में तो ऑब्वियस है कि आपसे पूछा जाएगा थोड़ा उसका एप्लीकेशन, वेदर सिर्फ आपको सतही सरफेस लेवल के नॉलेज है या आपने थोड़ी उसमें मेहनत की है और इसका एप्लीकेशन भी पता है आपको। बट उन सवाल में भी हमें कुछ ना कुछ PYQ से हिंट मिलता है। हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे ई-बुक में इसका अप्रोच क्या है और आपको ये किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा। सबसे पहले ये तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर की है, दिस यू कैन हैव ए पॉज, या फिर हम इसे अटैच कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इसे वहाँ से देख लीजिएगा। पहले वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे था, दिस इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इज एंटाइटल्ड टू। इसको किस तरह के एडवांटेज या लाभ मिलने लग जाएंगे।
Basically, this question explores the special advantages granted to a community if recognized as a national minority in India under the Constitution and government policies. अब हम एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट ये है कि इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इज़ करेक्ट। अब वी हैव एनालाइज्ड कि क्यों करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 30 एज वी डिस्कस्ड 29 और 30 दिस टॉक्स अबाउट minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice to preserve their culture and heritage। और यहाँ पर आपको फिर ये पता होना चाहिए जब आप PYQs का एनालिसिस करें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है। जब आता है तो कल्चरल माइनॉरिटी भी इसमें शामिल हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सो दैट वो लोकसभा में उसे रिप्रेजेंट कर सकें। ये इनकरेक्ट है। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द ऑटोमेटिक नॉमिनेशन। ऑटोमेटिक नॉमिनेशन ऐसा तो है ही नहीं। आपने कभी देखा है कि एक पार्टिकुलर MP है जो कि क्यों MP हैं भाई लोकसभा में, कि ये जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिख को या मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द केस। सो हाउएवर ए प्रोविज़न एग्जिस्ट करता था इंडियन कम्युनिटी में एंग्लो इंडियन के लिए, है ना, उसको भी हटा दिया गया है 104th अमेंडमेंट के ज़रिए से। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। उस टाइम एक तीसरे ऑप्शन का जो है 15 पॉइंट प्रोग्राम, हालांकि माइनॉरिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए उस वक्त ये काम करती थी। सो दैट इज़ ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। दिस मेक्स 1 and 3 ओनली एज राइट आंसर। अब नाउ वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो कि जब आप एनालाइज करें तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। यू मेमोराइज दैट आर्टिकल 20 and 30 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी राइट। उसमें भी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करती है। फिर बी फेमिलियर विथ फ्लैगशिप स्कीम्स, है ना, उस टाइम जो चल रहा था वो था। अभी माइनॉरिटीज़ के लिए या अलग अलग स्कीम्स चल रहे हैं। अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बहुत सारे टर्म्स आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगी कि वेदर दिस इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रॉडली ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, ब्रॉडली मैं कह रहा हूँ, कई ऐसा चीज़ आपको लगेगा जिसे फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं बट दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, दिस ऑल आर जुडिशियरी इवोल्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह से माइनॉरिटी वर्ड, माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होता है माइनॉरिटी से, बट एक नॉर्म बन जाता है या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम पे सरकार उसे लीगल प्रोसीड्योर से रिकॉग्नाइज करती है। उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है बट दे आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट और स्टेट के बारे में जो सवाल पूछा गया था साल 2017 के 8वें नंबर पर, इसका हम एनालिसिस देखते हैं। पहला कह रहा है राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ये कह रहा है कि दिस इज इनकरेक्ट। वाई? राइट्स आर जनरली क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का राइट नहीं, स्टेट तो सारे राइट्स थोपना चाहती ही है अपने सिटीजन पे, हर चीज़ पे सेंसरशिप, है ना, गिग करना उसको। राइट्स उसमें भी फंडामेंटल राइट्स इसी चीज़ को इंश्योर करती है कि उसे इंक्रोच न किया जा सके। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। दिस इज़ नॉट वाइस वर्सा। स्टेट का राइट नहीं है, ये सिटीजन का राइट है। किसके अगेंस्ट? तो स्टेट के अगेंस्ट। दूसरा है कि प्रिविलेज विज आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज आर नॉट प्रिविलेज। राइट्स आर नॉट प्रिविलेज। फेवर नहीं कर रही ना स्टेट। प्रिविलेज क्या होता है कि मुझे कुछ अपर हैंड दिया जाए। दिस इज पार्शियली करेक्ट लेकिन मिसलीडिंग है। वाई? राइट्स आर नॉट प्रिविलेज, दे आर इन्फोर्सेबल क्लेम्स बैक्ड बाय द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अगर वो वायलेट होता है तो हम रेमेडी ले सकते हैं, आर्टिकल 22 एंड देन 2 to 6। सो दीज आर नॉट प्रिविलेज और ये हमारा हक है एज ए सिटीजन। इट इज़ आवर एंटाइटलमेंट, नॉट privilege. So this is incorrect. Third one है claims of the citizen against state. This is correct because right represents legitimate demand that citizen can make against the state to ensure their protection and dignity. Fundamental right, for instance, obligate the state to act with the legal boundaries. कि तुम एक हद है ना इंसान के आसपास, इस पे स्टेट का इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। तो एक सील्ड प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट। All right, so correct answer will be C. Right are claims of the citizen against the state. Then we have added tips and tricks कि आप फोकस करें राइट्स और ड्यूटी और प्रिविलेज के बीच में, देन रिलेट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उसके एप्लीकेशन से, एंड देन रिमेंबर कि राइट डेमोक्रेसी में है यूनिवर्सल और इन्फोर्सेबल होता है थ्रू कोर्ट्स, क्योंकि इससे भी आपको ट्वीक करके समटाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साल 2017 का 97 नंबर क्वेश्चन। इसका एक बार हम एनालिसिस देखते हैं।
First, we have analyzed the question. This question pertains to the provision under right against exploitation in the Constitution of India, especially उसमें भी आर्टिकल 23 और 24. तो पहला कह रहा है हमारा स्टेटमेंट 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. ये तो करेक्ट है. क्यों कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. दूसरा आता है अगेंस्ट ये अनटचेबिलिटी. ये इनकरेक्ट है. क्यों? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 17 एज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी एज वी डिस्कस्ड इन डिटेल. सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट वन. और फिर तीसरा है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. ये भी हमने देखा कि ये एजुकेशनल और कल्चरल राइट की बात करता है. 29-30. इन दिस वे करेक्ट आंसर आपका हो जाए 1 and 4. देन अगेन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स. आप पॉज करके देख सकते हैं या वी शैल अटैच दिस टू आवर डिस्क्रिप्शन. वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं या आप बेहतर है कि ई बुक आप ले लें. हमारे ऐप पे जाएं, वहाँ पर आप यूपीएससी सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी. हमने हर सब्जेक्ट को थीम वाइज सेग्रीगेट किया है और एक जैसे सवाल को बिल्कुल कैसे आपको ऑप्शंस हेल्प करेंगे. ऑल राइट. साल 2018 का 92nd नंबर क्वेश्चन ये दिस वाज राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट. ये वाला सवाल था. इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. So basically this question examines the constitutional basis for the right to privacy declared a fundamental right under right to life and personal liberty article 21 और ये पुट्टास्वामी केस. सो ऑप्शन फर्स्ट आर्टिकल 14 है प्रोविजंस अंडर 42. हमने डिटेल में हालांकि देख लिया है कि दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 14 डील्स विद इक्वालिटी बिफोर द लॉ और 42nd अमेंडमेंट इस पर एड्रेस नहीं करता राइट टू प्राइवेसी में. एंड देन आर्टिकल 17 this is also incorrect because pertains to abolition of untouchability, that is part of right to equality. And then we learned that this is correct. और last option we had article 24 provisions under 44th amendment of the constitution. this is incorrect because 24 addresses child labor and ये इससे pertain नहीं करता 44 amendment privacy से. so correct answer will be 21, freedom guaranteed in the part 3. we have added then tips and tricks. मेमोराइज पुट्टास्वामी जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें भी आपको एक और चीज़ पूछ लिया गया था राइट टू मैरी पर्सन्स ऑफ ऑन चॉइस. ये भी आपका 21 के अंदर आता है. तो ये इसी का एक इंटरप्रिटेशन हो गया कि राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है. सिर्फ एग्जिस्ट करना इज़ नॉट लाइफ. तो जो भी राइट टू प्राइवेसी का या राइट टू लाइफ का ब्रॉडर पार्ट बनता जाता है दैट इज पुट इनटू द आर्टिकल 21. तो आपको कुछ ही समझ ना आए कहीं कहीं अगर बिल्कुल यू आर फीलिंग ब्लैंक कि ये कौन से फंडामेंटल राइट में आएगा, पुट इट अंडर आर्टिकल 21 मार्क करके उसको आगे निकलिए. उसके बाद का ये सवाल था जस्ट नेक्स्ट हमने जो अभी बात की दिस क्वेश्चन एड्रेसेस द राइट टू प्राइवेसी. वो आया था ना क्वेश्चन की साल 2019 का ये 56 नंबर क्वेश्चन था. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी to the person of one's own choice. This question addresses the right to marry, a fundamental right derived from the right to life and personal liberty guaranteed by the constitution. This article 19(1 as we discussed ये incorrect होगा. तो हमने ये देखा कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है जिसमें स्पीच, असेंबली ये सब है बट डज नॉट डायरेक्टली टॉक्स अबाउट राइट टू मैरी. देन वी हैव आर्टिकल 21, ये ऑब्वियसली करेक्ट है. देन वी गॉट आर्टिकल 25, वी सौ कि ये पार्ट है आपका फ्रीडम रिलीजन का. देन वी हैव आर्टिकल 29, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है. सो आर्टिकल 21 बी द राइट आंसर. देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स. यू कैन हैव ए पॉज और आप इसे देख सकते हैं. ऑल राइट. ये 6 नंबर क्वेश्चन 2020 का चौथा ये था विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हमने कई बार प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन से इसको सीख लिया है बट स्टिल हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दिस इज आर्टिकल ऑप्शन 1 में कह रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अगेन 23 और 24 का पार्ट है डील्स विद इश्यूज लाइक ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर और ये अनटचेबिलिटी के पार्ट को एड्रेस नहीं करता. दूसरा है राइट टू फ्रीडम. ये भी इनकरेक्ट है. राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 और अनटचेबिलिटी इज 17 इक्वालिटी वाला पार्ट. सो ऑब्वियसली दिस विल बी द राइट आंसर. और इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये 32 या 226. ये तो वैसे ही अनटचेबिलिटी को अगर इंक्रोच हो रहा है तो उसको यूज़ करते हैं हम आर्टिकल 32 या 226 को. बट दिस इज आर्टिकल 17 विच एक्सप्लिसिटली एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट्स प्रैक्टिस अ पनिशेबल ऑफेंस सो दैट ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जा सके एंड इक्वालिटी आ सके सोसाइटी में. राइट टू इक्वालिटी लाना था इसीलिए इक्वालिटी का पार्ट भी है और अनटचेबिलिटी
ऊंच नीच दिखाता है ना, छूत अछूत। सो वंस यू एबॉलिश दिस नॉनसेंस तो ही इक्वालिटी आएगी। सो दिस राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये भी था आपका राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इसमें दिया हुआ था ऑप्शन 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड देन आर्टिकल 19। तो हमने देख लिया इसमें भी कि दिस इज अगेन जस्ट 21 यही करेक्ट है, 19 अगेन क्यों इनकरेक्ट है, वी हैव सीन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये इसका सी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 21 एंड देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स। अब साल 2021 के 85 नंबर क्वेश्चन में इसका एनालिसिस देखते हैं। ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अगर किसी कानून में एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव को ये अनगाइडेड यानी अनलिमिटेड अनचेक्ड अथॉरिटी या पावर दे दी जाए तो ये संविधान के किस आर्टिकल को वायलेट करता है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आर्टिकल 14 करेक्ट है। क्यों? बिकॉज 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को। अगर कोई लेजिस्लेशन ग्रांट कर दे अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर यानी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वो चाहे वो करे तो ये सिंपल वायलेट कर देगा ना प्रिंसिपल, जैसे कि आर्बिट्ररी एक्शन कुछ भी हो जाए तो इक्वालिटी फिर कहाँ रहा। 28 डील्स विथ फ्रीडम रिगार्डिंग अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो ऐसे ही पावर एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना है नहीं। देन आर्टिकल 32 हमने देखा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है लेकिन एड्रेस नहीं करता आर्बिट्ररी डिस्क्रिशनरी पावर को। एंड देन 44 ये आपका DPSP यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहा है जिसको उत्तराखंड ने पहला स्टेट बना इसे लागू करने के लिए। सो आर्टिकल 14 विल बी द राइट आंसर एंड देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप किस तरह से इसे प्रिपेयर करें। देन डायरेक्टली वी सीन कि इस बार स्टेट के बारे में पूछा गया था कि वो आपको क्या समझ है स्टेट के बारे में, आप स्टेट किसे कहते हैं। सो व्हेन यू एनालाइज द ऑप्शन यू विल कम टू नो कि पहला ऑप्शन ये था कि दिस डिफाइंस एंड कैप्चर्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी ऑप्शन जिसमें कि एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए, है ना, लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर रहें और बाहर के सोर्सेस का इन पर, बाहर के फोर्सेस का इन पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, यानी सॉवरीन हो, अपने फैसले खुद लेते हो ये, और इनका एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता हो। ये बात और है कि गवर्नमेंट्स आर नॉट वर्किंग ऑन दैट वे, लेकिन स्टेट का यही आइडियल डिफिनेशन है। बाकी आप देख लीजिएगा ऑप्शन बी, सी एंड डी दिस आर इनकरेक्ट या फिर पार्शियली करेक्ट। तो इसके पीछे की क्या लॉजिक है? करेक्ट आंसर विल बी दिस ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। सो इसमें हमने एडेड वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट रिमेंबर द 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, जिसमें कि पॉपुलेशन होना मस्ट है। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो नागरिक कौन बनेगा, फिर स्टेट गवर्न किसे करेगी, टेरिटरी भी होना चाहिए कि किस स्टेट का गवर्नमेंट, देन सॉवरेनिटी और फिर गवर्नमेंट। दिस 4 आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ए स्टेट। और फिर स्टेट विद आप गवर्नमेंट या नेशन से, नेशन और स्टेट का आप कॉन्सेप्ट जान लें कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। देन वी हैड क्वेश्चन नंबर 10 साल 2021 के 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया की क्या पोजीशन है। सो दिस क्वेश्चन टेस्ट द नॉलेज ऑफ द इवॉल्विंग स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इवॉल्विंग क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट इट वाज फंडामेंटल राइट, फिर इसे पार्ट 3 से हटा दिया गया। सो दिस मीन्स कि फर्दर भी इस पे चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम कहते हैं कि दिस इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो चेंज होते रहेंगे ना इनके। दिस इज ऑप्शन ए पहला है राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन नॉट जस्ट सिटीजन। इसमें भी आपको कह देगा कि वेदर बहुत सारे राइट्स के बारे में कि ये सिटीजन को हैं या नॉन सिटीजन्स को भी हैं, कोई भी जैसे बाहर के भी लोगों को ये अवेलेबल होता है जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। देन ऑप्शन बी दिस इज़ करेक्ट बिकॉज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शिफ्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 से हटा के इसे पार्ट 12 में कर दिया गया जो कि लीगल राइट है। और ये आर्टिकल 300A का अब हिस्सा है। इट इज़ ए लीगल राइट अवेलेबल टू ऑल पर्सनस। ऑल पर्सनस यानी सिटीजन होना कंडीशन नहीं है। वी सी सम राइट्स आर गिवन टू सिटीजन्स ओनली, जबकि उसके अलावा कुछ राइट्स ऐसे होते हैं कि वेदर वो पर्सन सिटीजन हो या नहीं, जैसे लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो आपका
आर्टिकल 21 दिस इज़ गिवन टू इवन नॉन सिटीजन। ऐसा नहीं कि कोई आया फॉरेन से आप उसे इनक्रोच कर लें, स्टेट उसे इनक्रोच कर लें, ये तो सिर्फ सिटीजन को ही इंटाइटल्ड है, तो ऐसा है नहीं। नेक्स्ट हमारा साल 2023 में 34 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इन इंडिया विच इफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। Let's see the question explanation first. This question relates to the interplay between constitutional amendments and judicial interpretations of fundamental rights, focusing on amendments enacted to assert parliamentary authority. और उसके बाद ये पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, यही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 वाज इनेक्टेड टू रिस्ट्रिक्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग फ्री स्पीच। एंड देन ऑप्शन सेकंड में कह रहा है 42nd अमेंडमेंट, इसमें ऑल्दो इट कर्टेल जुडिशियल रिव्यू एंड इनहेंस पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, लेकिन प्राइमरी फोकस वाज ऑन अदर एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट सोनली ऑन फंडामेंटल राइट्स। भी है आर्टिकल 44, ये भी इनकरेक्ट है। और फिर 86 दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हाउएवर दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिलीटेड बाय यूपीएससी। फर्स्ट अमेंडमेंट अब क्या सोच के यूपीएससी ने हटाया, बट दिस वॉज रिमूव्ड। और ऑफिशियल जो आंसर कीज था उसमें भी दिस वॉज नॉट काउंटेड जब कट ऑफ बनाया गया था। तो और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसका हमने एक्सप्लेनेशन किया है, बेटर आप इस पीडीएफ पे देखें हाउ वी हैव एनालाइज्ड। और इस सारे ई बुक्स का जो हर सब्जेक्ट की कॉपी है, आप वो हमारे ऐप में सेलेक्ट सिविल सब प्ले स्टोर पे जाएं, इस आइकन के साथ आपको ऐप मिलेगा, वहाँ पर अलग अलग टैब्स होंगे, आप यूपीएससी सेक्शन में जाएं एंड यू कैन अवेल दिस कॉपी। और हमारा पर्पस ये है कि आपको पीवाईक्यूज़ के बहुत बुक्स तो हैं ऑलरेडी अवेलेबल, बट व्हेन यू एनालाइज देम तो वो बस हैप्पैज़ार्डली इधर उधर सब्जेक्ट वाइज या अलग अलग उनको क्वेश्चन के बेसिस पर सेग्रीगेट कर दिया गया है। बट व्हाट वी हैव डन कि हमने पूरे हर 2011 से लेकर 2024 तक के हर सब्जेक्ट को थीम वाइज सेग्रीगेट किया है। और फिर हमने कोशिश की है कि ऑप्शन से आपको विजुअलाइज कर दें सामने से कि एक ही क्वेश्चंस को, एक ही ऑप्शंस को घुमा के ट्विक करके, या एटलीस्ट इतना तो है ही कि आप उनको अगर कमांड कर लें तो यू कैन सॉल्व देम ईजिली। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप एक बार इसका एनालिसिस पढ़ें, या आप हमारे टेलीग्राम @select civil से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हम पोस्ट कर देते हैं अपने इन PDFs को, सो दैट यू कैन हैव अ लुक और आप समझ पाएँ कि हाउ PYQs हेल्प्स। तो पढ़ते रहिए। आपकी किसी तरह के सुझाव भी हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको कुछ बात करनी हो या कुछ हमसे जानना हो, कांटेक्ट करना हो, तो भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।